हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए हम लोग लेके आए एक क्वेश्चन बैंक सीरीज, जिसमें हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये जो क्वेश्चन बैंक है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, आप उस लिंक पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1. Examine given cases and determine the person liable to pay tax in each of the following independent cases. First point. Dharam Shastri, an independent director of Universe Private Limited, has received the sitting fees amounting rupees 1 lakh from Universe Private Limited for attending the board meeting. अब मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, कि जब भी कोई हमारा डायरेक्टर होता है, कोई भी डायरेक्टर होता है, वो कोई भी फीस रिसीव करता है तो उसमें सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि उसका जो टीडीएस है वो कौन से सेक्शन के अंदर डिडक्ट हो रहा है। अगर टीडीएस अंडर सेक्शन 192 डिडक्ट होता है तो उस पर जीएसटी ही नहीं लगाया जाता, क्योंकि उसे सैलरी माना जाता है। टीडीएस अंडर सेक्शन 192 कब डिडक्ट होता है? जब आपको सैलरी रिसीव होती है, और सैलरी के केस में एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप माना जाता है, इसलिए उसके ऊपर जीएसटी ही नहीं लगाया जाता। लेकिन अगर आपका टीडीएस डिडक्ट होता है अंडर सेक्शन 194 जे, तो उसे प्रोफेशनल सर्विस क्लासिफाई करते हैं और उस पर जीएसटी लगाते हैं अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी लगता है और जो हमारी कंपनी होती है वो जीएसटी पे करने के लिए लाइबल होती है। अब आप कहोगे मैम ठीक है, समझ आ गया कि 192 में डिडक्ट होगा अगर टीडीएस तो जीएसटी ही नहीं आएगा, लेकिन अगर 194 जे में डिडक्ट होगा तो उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी की लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर आ जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में पता कैसे लगेगा कि टीडीएस कौन से सेक्शन में डिडक्ट हुआ है? ये तो कहीं मेंशन ही नहीं है कि टीडीएस कहाँ डिडक्ट हुआ है। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन नेवर बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कभी भी एज एन एम्प्लॉय नहीं माना जाता कंपनी का, वो आउटसाइडर ही होते हैं। तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं उनका टीडीएस अंडर सेक्शन 194 जे ही डिडक्ट किया जाता है, और उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी आती है गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने की। तो इस केस में जो हमारे धर्म शास्त्री हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो इनका जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो अंडर सेक्शन 194 जे होगा। जो हमारी कंपनी है यूनिवर्स प्राइवेट लिमिटेड, वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने के लिए लाइबल होगी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, आंसर साथ साथ देख लेते हैं। यूनिवर्स प्राइवेट लिमिटेड विल पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट अंडर आरसीएम। सेकंड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। चंदन एसोसिएट प्रोवाइड स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू विराट क्रिकेट एकेडमी एंड एनएलपी। अब स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के केस में मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, जो स्पॉन्सरशिप सर्विस देता है किसी भी कंपनी को या फिर किसी पार्टनरशिप फर्म को, इंक्लूडिंग एलएलपी, कंपनी या पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी को जब भी कोई सर्विसेज दी जाती है, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी जाती हैं, तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ये दोनों जो है वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करते हैं। तो इस केस में जो हमारी सर्विसेज दी गई है वो किसको दी गई है? विराट क्रिकेट एकेडमी को, जो एक एलएलपी है। तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो हमारी विराट क्रिकेट एकेडमी है ये गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगी। आंसर देख लेते हैं। आंसर यहाँ पे यही है, विराट क्रिकेट एकेडमी इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। थर्ड पार्ट क्या है इसका? लीगल फीस इज रिसीव बाय गाबा एंड एडवोकेट फर्म फ्रॉम मेसर्स नवीन कंसल्टेंट हैविंग टर्नओवर ऑफ 50 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी। अब लीगल फीस के केस में मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट, कोई भी एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट कोई भी सर्विसेज देते हैं किसी भी बिजनेस एंटिटी को, किसी भी बिजनेस एंटिटी को जो कि रजिस्टर्ड थी या लाइबल टू रजिस्टर थी इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, लॉ क्या कहता है कि जब भी कोई एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट सर्विस देते हैं किसी भी बिजनेस एंटिटी को जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में या तो रजिस्टर्ड थी या लाइबल टू रजिस्टर थी, तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ये जो बिजनेस एंटिटी है ये गवर्नमेंट को जीएसटी पे करती है। अब यहाँ पे जो हमें सर्विसेज दी गई है, गाबा जो एक एडवोकेट है उन्होंने सर्विसेज दी है मेसर्स नवीन कंसल्टेंट को, जिनकी टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कितनी थी? 50 लाख रुपीज। अब देखो, हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में थ्रेशोल्ड्स पढ़ी थी, उसमें हमने थ्रेशोल्ड जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। ठीक है, 40 लाख तो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड थी। इसके ऊपर अगर आपकी टर्नओवर होती है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। इनकी टर्नओवर थी 50 लाख, तो यहाँ पे हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये रजिस्टर्ड होंगे। अगर रजिस्टर्ड नहीं भी होंगे तो एटलीस्ट लाइबल टू रजिस्टर तो थे ये, क्योंकि इनकी टर्नओवर हमारी थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गई थी, तो ये लाइबल टू रजिस्टर थे। तो इसलिए अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो हमारे मेसर्स नवीन कंसल्टेंट है वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल पॉइंट है।
कोई भी एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में या तो रजिस्टर्ड थी या लाइबल टू रजिस्टर्ड थी, तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बिजनेस एंटिटी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करती है। इसलिए जो हमारे नवीन कंसल्टेंट हैं वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेंगे अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आंसर देख लेते हैं, मिस्टर नवीन कंसल्टेंट जो है वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेंगे। इजी क्वेश्चन था, इजी पीजी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, Mr. Vicky Franklin, an unregistered famous author, received rupees 3 crore of consideration from Shiv Bharati Publication SBP, located in Indore, for supply of services by way of temporary transfer of copyright covered under Section 13(1)(a) of Copyright Act, related to original literary work of his new book. He finished his work and made available the book to the publisher, but has not raised the invoice. Mr. Vicky Franklin is of the view that SBP is liable to pay tax under reverse charge mechanism on the services provided by him. SBP does not concur with his view and is not ready to deposit the tax under any circumstances. Examine whether the view of Mr. Vicky Franklin is correct. Further, if the view of Mr. Vicky Franklin is correct, what is the recourse available with Mr. Vicky Franklin to comply with the requirement of GST law? ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारे एक है मिस्टर विक्की फ्रैंकलिन जो हमारे ऑथर है, उन्होंने अपनी जो उनका ओरिजिनल लिटरेरी वर्क था जिसपे उन्होंने कॉपीराइट ले रखा था वो ट्रांसफर किया किसको, एसबीपी को। एसबीपी पब्लिकेशंस है, उन्हें दिया कि भैया अब आप मेरी बुक पब्लिश कर दो। हमने पढ़ा था कि जब भी कोई ऑथर अपना कोई भी ऐसा काम जिसपे जो उनका ओरिजिनल लिटरेरी वर्क होता है वो जिसपे उन्होंने कॉपीराइट ले रखा होता है वो ट्रांसफर करते हैं किसी भी पब्लिशर को, तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो हमारे पब्लिशर होते हैं उनके ऊपर जीएसटी पे करने की लायबिलिटी आती है। जो पब्लिशर है वो लायबल होते हैं। तो इस केस में एसबीपी जो है वो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लायबल थे जीएसटी पे करने के लिए। लेकिन एसबीपी कह रहे हैं भैया हम तो किसी भी सर्कमस्टांसेस एनी सर्कमस्टांसेस पे हम जीएसटी पे नहीं करेंगे। एसबीपी मना कर रहा है कि हम जीएसटी पे नहीं करेंगे। तो इस केस में क्या हमारे मिस्टर विक्की फ्रैंकलिन जो हमारे ऑथर है वो कुछ कर सकते हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे ऑथर्स होते हैं उन्हें गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया है कि वो चाहे तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं। मतलब रिवर्स चार्ज का केस नहीं आएगा, फॉरवर्ड चार्ज में चाहे तो जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं। ये एक ऑप्शनल स्कीम है, ऑथर के पास ऑप्शन है, मैंडेटरी नहीं है। अगर जो ऑथर है अगर वो ये वाला ऑप्शन ऑप्ट करता है तो उसे अपना टैक्स इनवॉइस, एक तो फर्स्ट उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और सेकंड उन्हें टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। टैक्स इनवॉइस में सारी डिटेल्स होनी चाहिए, जो हमने इनवॉइस चैप्टर में पढ़ी थी वो सारी इनवॉइस की डिटेल इसमें होनी चाहिए। अगर ऑथर ने ये वाला ऑप्शन ऑप्ट किया तो ऑथर को एटलीस्ट 1 ईयर तक इसी ऑप्शन में रहना पड़ेगा। 1 साल से पहले वो विड्रॉल नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो हमारे ऑथर है वो कह रहे थे कि भैया जो हमारे एसबीपी है उनके ऊपर लायबिलिटी आती है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है, एग्जामिन वेदर द व्यू ऑफ मिस्टर विक्की फ्रैंकलिन इज करेक्ट। यस, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि जो हमारे पब्लिशर्स थे उनके ऊपर लायबिलिटी थी जीएसटी पे करने की। तो यहाँ पे मिस्टर विक्की फ्रैंकलिन बिल्कुल सही कह रहे हैं। सेकंड, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मिस्टर विक्की जो फ्रैंकलिन है उनके पास क्या कोई और ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये उनके पास ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और अंडर फॉरवर्ड चार्ज गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो एटलीस्ट 1 ईयर तक तो इसी में रहना पड़ेगा। ठीक है, आंसर आप लोग एक बार रीड कर लेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि देखो जो लायबिलिटी आएगी वो एसबीपी पब्लिशर के ऊपर आएगी, लेकिन अगर मिस्टर विक्की फ्रैंकलिन चाहे तो खुद रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और उन्हें ये सारी कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। आंसर आप एक बार रीड कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस डिसाइड हु इज लायबल टू पे जीएसटी इफ एनी। You may assume that recipient is located in taxable territory. Ignore the aggregate turnover and exemption. Ignore the aggregate turnover and exemption available if any. ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। We transport a registered GTA paying IGST at the rate 12% transported goods by road of Delhi and Company, a sole proprietor firm other than specified person which is not registered under GST or any other law. ठीक है जी, यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे जीटीए जो है जिनका नाम है वी ट्रांसपोर्ट, उन्होंने सर्विसेज दी हैं एक सोल प्रोप्राइटर फर्म को। अब देखो जीटीए के केस में मैंने आपको बताया था सबसे पहली चीज जो आपको चेक करनी है ना, आपको ये देखना है कि जो जीटीए है उसने जीएसटी पे करने का कौन सा ऑप्शन ऑप्ट कर रखा है। जीएसटी का जो परसेंटेज है वो कौन सा ऑप्ट कर रखा है। उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, 12% और दूसरा होता है 5%।
अगर उन्होंने 12% का ऑप्शन ऑप्ट कर रखा है तो भैया आंखें बंद करके फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल कर देना। जहां पे भी 12% का ऑप्शन आ गया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात ही नहीं आएगी, मतलब जो जीटीए है वही गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने के लिए लायबल होंगे। यहाँ पे जो हमारा जीटीए है वी ट्रांसपोर्टेशन, उन्होंने 12% वाला ऑप्शन ही ऑप्ट कर रखा है, तो अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ये लाइबिलिटी आएगी किसके ऊपर, वी ट्रांसपोर्ट के ऊपर। अब देखो यहाँ पे ये जो ट्रांजेक्शन है ना, हो सकता था ये एग्जाम्प्ट भी हो सकती थी, लेकिन हमें एग्जाम्पशन है या नहीं हमें ये चेक ही नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि एग्जाम्पशन हो या फिर कोई एग्रीगेट टर्नओवर वाली बात जो होगी उसे इग्नोर कर देना, पहले इग्नोर करके चलना। तो हम ये ज्यूम करेंगे कि ये टैक्सेबल है और 12% का ऑप्शन ऑप्ट कर रखा है, तो लाइबिलिटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म आएगी। क्विकली एक बार आंसर देख लेते हैं। देखो, वेयर जीएसटी इज पेबल अंडर 12% अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जीएसटी जहां पर 12% वाला ऑप्शन ऑप्ट किया तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में लाइबिलिटी आती है। सिंपल क्वेश्चन था। देखते हैं पार्ट 2 इसका। Kamal Jain, an unregistered famous author, received rupees 20 lakh as a consideration from PQR publication for supply of service by way of temporary transfer of copyright under section 13(1)(a) of Copyright Act related to original literary work of his new book। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी पढ़ा था, यहाँ पे दोबारा आ गया। देखो, हमने पढ़ा था जब भी कोई ऑथर अपना जो ओरिजिनल लिटरेरी वर्क होता है जिसके ऊपर उन्होंने कॉपीराइट ले रखा होता है वो ट्रांसफर करते हैं किसी पब्लिशर को, तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लाइबिलिटी किसके ऊपर आती है, हमारे पब्लिशर के ऊपर लाइबिलिटी आती है। तो यहाँ पे जो हमारे पब्लिशर है वो है हमारे पीक्यूआर लिमिटेड, तो पीक्यूआर लिमिटेड के अंदर अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लाइबिलिटी आएगी। देखो, ये जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का यहाँ पे, 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स बिल्कुल फ्री के हैं। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। आंसर यहाँ पे हमारी जो लाइबिलिटी आएगी वो हमारे जो है पीक्यूआर लिमिटेड है उनके ऊपर आएगी। पीक्यूआर लिमिटेड इज लायबल टू पे जीएसटी। आंसर एक बार आप पूरा रीड कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, state the person liable to pay GST in the following independent cases provided the recipient is located in the taxable territory. Services provided by arbitral tribunal to business entity। अब मैंने आपको पढ़ाया था जब भी कोई आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल किसी भी बिजनेस एंटिटी को कोई भी सर्विस देती है तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टैक्सेबल होती है और हमारी बिजनेस एंटिटी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करती है। तो यहाँ पे जो हमारी बिजनेस एंटिटी है वही लायबल होगी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कंपनी टू एन इंडिविजुअल। अब स्पॉन्सरशिप सर्विस का पॉइंट मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी पढ़ाया था, यहाँ पे रिकॉल करते हैं। जब भी कोई भी पर्सन स्पॉन्सरशिप सर्विस देता है किसी कंपनी को या किसी पार्टनरशिप फर्म को इंक्लूडिंग एलएलपी, तभी हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आता है, अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होती है। यहाँ पे सर्विस दी किसको गई है, इंडिविजुअल को दी गई है, तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टैक्सेबल नहीं होगी, अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही टैक्सेबल होगी। और जो हमारी कंपनी है वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगी। आंसर देख लेते हैं, कंपनी विल पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। थर्ड पार्ट है हमारे पास रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल टू रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। अब देखो, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो केस होता था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी रेलवेज आएगा उसमें, रेलवेज में तो फॉरवर्ड चार्ज आता है, लेकिन अदर देन रेलवेज अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देती है तो उसमें आपको देखना है कि रजिस्टर्ड पर्सन को दी है या अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी है। रजिस्टर्ड पर्सन को अगर दी जाती है तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो जीएसटी के लिए लायबल, जीएसटी पे करने के लिए लायबल होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, उन्होंने रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को अपनी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो रेंट पे दी है, तो इस केस में जो हमारे रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी है वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगी। देखो, सिंपल पॉइंट है। रेलवेज का तो केस अलग हो जाता है, रेलवेज को इग्नोर कर देना। रेलवेज के अलावा कोई और डिपार्टमेंट है तो आपको देखना है कि जो सर्विस दी जा रही है वो रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है या अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है। रजिस्टर्ड पर्सन को देंगे तो फॉरवर्ड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा, अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज आएगा। तो यहाँ पे हमारी जो दी गई है सर्विसेज वो रजिस्टर्ड पर्सन को दी गई है, क्लियरली मेंशन है, तो इसलिए हमारी जो बिजनेस एंटिटी है, रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी है, वो गवर्नमेंट को जीएसटी देगी। बहुत ईजी क्वेश्चन था। Let's move to the next question. Question number 5. Vivek Goyal, director of A to Z Private Limited, has received sitting fees amounting ₹1 lakh from A to Z Private Limited for attending board meeting. Who is the person liable to pay tax in this case? अब ये मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई डायरेक्टर होता है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई डायरेक्टर होता है वो कोई भी फीस रिसीव करता है, हमें देखना होता है कि टीडीएस कौन से सेक्शन में डिडक्ट हुआ है। टीडीएस कौन से सेक्शन में डिडक्ट हुआ है, टीडीएस अगर सेक्शन 192 में डिडक्ट होता है तो उसमें जीएसटी ही नहीं आता है, और अगर 194 में डिडक्ट होता है, 194J में अगर आपका टीडीएस डिडक्ट होता है तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होता है, और जो कंपनी होती है वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने के लिए लायबल होती है। इस क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है,
आप चाहो तो इन दोनों पॉइंट को मेंशन करके आ सकते हो कि आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि टीडीएस कहाँ डिडक्ट हो रहा है। अदरवाइज आप कोई भी अजम्पशन भी लिख सकते हो। आप ये कह सकते हो कि मैंने एज्यूम किया कि टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट हो रहा है अंडर सेक्शन 194J, इसलिए अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो A to Z लिमिटेड है उनके ऊपर लायबिलिटी आएगी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने की। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये भी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, डिसाइड which person is liable to pay GST in the following independent cases where recipient is located in taxable territory. Ignore the aggregate turnover and exemption available. Mr. Raghu provided sponsorship services to Weave-In Cricket Academy LLP. ठीक है, देखो स्पॉन्सरशिप सर्विस का पॉइंट बहुत बार आ गया है। कोई भी पर्सन, एनी पर्सन स्पॉन्सरशिप सर्विस देता है किसी भी कंपनी को या फिर किसी पार्टनरशिप फर्म को इंक्लूडिंग एलएलपी, तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ये लोग गवर्नमेंट को जीएसटी पे करते हैं। यहाँ पे जो सर्विस दी गई है वो एक एलएलपी को दी गई है, तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लायबिलिटी आएगी। और हमारी जो वी-विन क्रिकेट अकेडमी है यही गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगी। आंसर देखते हैं, वी-विन क्रिकेट अकेडमी इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सिंपल पॉइंट था। चलते पार्ट 2 की तरफ। Safe Trans, a GTA not registered under GST, transported goods to Kapil and Company, a partnership firm which is not registered under GST. अब देखो जब GTA का केस है ना, GTA के केस में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको देखना है कि GTA ने ऑप्शन कौन सा ऑप्ट कर रखा है। 5% ऑप्शन है या 12% ऑप्शन है। 12% में हमेशा फॉरवर्ड चार्ज आता था, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो GTA है वो हमारा रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम इसलिए पता लगता है कि GTA के पास जो है 5% वाला ऑप्शन है। 12% वाला अगर रजिस्टर्ड होता तो वो 12% वाला ऑप्शन ऑप्ट करता, तो उनके पास 5% वाला ऑप्शन है। 5% वाले ऑप्शन में भी हमने देखा था कि अगर जो हमारे कुछ स्पेसिफाइड पीपल थे, अगर स्पेसिफाइड पीपल को अगर वो सर्विस देता है, स्पेसिफाइड पर्सन को सर्विस देता है, तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लायबिलिटी आती है और स्पेसिफाइड पर्सन गवर्नमेंट को जीएसटी देते हैं। लेकिन किसी अदर पर्सन को देता है तो वो हमारा उस पर हमारा जो है वो एग्जम्प्ट हो जाता है, उस पर हमारा जीएसटी नहीं आता है। अभी जो स्पेसिफाइड पर्सन की जो लिस्ट थी इसमें एक पॉइंट था हमारा पार्टनरशिप फर्म का, और पार्टनरशिप फर्म का पॉइंट मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था कि भैया पार्टनरशिप फर्म में याद रखना, रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लायबिलिटी आती है पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। तो ये पॉइंट मैंने स्पेसिफिकली हाईलाइट करा था आपको, हमारी जो रिवीजन वीडियो है उसमें मैंने ये पॉइंट हाईलाइट किया था कि पार्टनरशिप फर्म के केस में रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड दोनों आती हैं, और हमेशा लायबिलिटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पार्टनरशिप फर्म के ऊपर आती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट है वो है कि हमारा जो जीटीए है उसने सर्विसेज दी है एक पार्टनरशिप फर्म को, कपिल एंड कंपनी को, जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है। तो जीएसटी की लायबिलिटी किसके ऊपर आएगी? स्टिल जो जीएसटी की लायबिलिटी आएगी वो हमारी कपिल एंड कंपनी के ऊपर आएगी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है कपिल एंड कंपनी इज लायबल टू पे जीएसटी, जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है इवन दो वो अनरजिस्टर्ड है, स्टिल जीएसटी पे करने की लायबिलिटी उन्हीं के ऊपर आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, legal fees received by Shushruth, an advocate from Messrs Tattva Trading Company having turnover of rupees 50 lakh in the preceding financial year. Who is the person liable to pay tax in this case? देखो एडवोकेट का केस मैंने आपको बताया था, जब भी कोई एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट सर्विसेज देते हैं किसी भी बिजनेस एंटिटी को जो जिसकी टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में या तो रजिस्टर्ड थे या लाइबल टू रजिस्टर्ड थे, तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लायबिलिटी आती है किसके ऊपर? बिजनेस एंटिटी के ऊपर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने की। क्या लॉ कहता है कि जब भी कोई एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट सर्विस देते हैं किसी भी बिजनेस एंटिटी को जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में या तो रजिस्टर्ड थी या लायबल टू रजिस्टर्ड थी, तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हमारी बिजनेस एंटिटी के ऊपर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने की लायबिलिटी आती है। अब यहाँ पे हमारी जो बिजनेस एंटिटी है वो है मेसर्स तत्वा ट्रेडिंग कंपनी, जिनकी टर्नओवर कितनी थी? 50 लाख। 50 लाख उनकी टर्नओवर थी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। तो इससे पता लगता है भैया ये लायबल टू रजिस्टर तो थे, हो सकता है ये रजिस्टर्ड भी हो लेकिन एटलीस्ट लायबल टू रजिस्टर तो थे। इसलिए हमारी जो लायबिलिटी आएगी वो इन्हीं के ऊपर आएगी, मेसर्स तत्वा प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी के ऊपर जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म गवर्नमेंट को पे करने की, क्योंकि ये लोग लायबल टू रजिस्टर थे इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। मेसर्स तत्वा ट्रेडिंग कंपनी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, state the person liable to pay GST in the following independent cases provided recipient is located in the taxable territory. ये पार्ट कहता है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी। मैंने आपको बताया था जब भी कोई इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज देते हैं तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर लायबिलिटी आती है गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने की। तो इस केस में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगी। सेकेंड पॉइंट है हमारा सर्विसेज सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट टू कार डीलर। अब देखो यहाँ पे कैच है,
मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई रिकवरी एजेंट अपनी सर्विसेज देता है बैंक या एनबीएफसी को, तो उस केस में हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आता है। लेकिन अगर हमारा रिसिपिएंट इनके अलावा कोई और है तो फॉरवर्ड चार्ज ही आएगा। तो रिकवरी एजेंट ने सर्विसेज किसको दी है, एक कार डीलर को दी है, तो अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म टैक्सेबल होगी और हमारा रिकवरी एजेंट ही गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। तो यहाँ पे आंसर है रिकवरी एजेंट विल पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सिक्योरिटी सर्विसेज, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सोनल प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। हमने पढ़ा था जब भी कोई सिक्योरिटी सर्विसेज दी जाती हैं किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने की लायबिलिटी आती है। तो इस केस में हमारा रजिस्टर्ड पर्सन जो है वही गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, state which with the reason person liable to pay GST in each of the following independent cases. Assume recipient is located in the taxable territory. Rental income received by Tamil Nadu state government for renting of immovable property to Manappa Private Limited. अब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अपनी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे देती है तो आपको देखना है कि वो दी किसको है, रजिस्टर्ड पर्सन को दी है या फिर आपके अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी है। रेलवेज को इग्नोर कर देना, रेलवेज को इग्नोर करेंगे। रेलवेज के अलावा अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी है तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लायबिलिटी आती है और रजिस्टर्ड पर्सन गवर्नमेंट को जीएसटी पे करते हैं, अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज में लायबिलिटी आती है। अब यहाँ पे जो हमें सर्विस दी गई वो रेंटिंग पे दी गई है, वो दी गई है मनप्पा प्राइवेट लिमिटेड को, जिनकी टर्नओवर 42 लाख थी इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। देखो टर्नओवर 42 लाख थी, इससे पता लगता है कि ये रजिस्टर्ड तो थे, क्योंकि देखो 40 आप हमने जो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हमने थ्रेशोल्ड्स पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी 10, 20, 40, ठीक है 40 मैक्सिमम थी, तो अब इनकी 42 है, तो इससे एज्यूम कर सकते हैं कि ये रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो इसलिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लायबिलिटी आएगी किसके ऊपर, मनप्पा प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर। आंसर देख लेते हैं, मनप्पा प्राइवेट लिमिटेड विल पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे रिपीट हो गया है। हमने जो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ा था ना, ये एडवोकेट ने सर्विस दी है मैसेज तत्वा ट्रेडिंग कंपनी को, ये हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7, तो दोबारा रिपीट नहीं कर रहे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड। फर्स्ट पार्ट है सपना बिल्डर अ रजिस्टर्ड इन हरियाणा रेंटेड आउट 20 रेजिडेंशियल यूनिट्स ओन्ड बाय इट इन जैन सोसाइटी to Anand Technologies, an IT-based company registered in the state of Haryana for the accommodation of its employees। ठीक है जी, देखो यहाँ पे एक सपना बिल्डर्स है और एक है जैन सोसाइटी, एक जैन सोसाइटी है, और सपना बिल्डर्स के पास ना अपने कुछ फ्लैट्स हैं जो जैन सोसाइटी के अंदर है, जैसे होती है ना गोकुल धाम सोसाइटी, आप लोगों ने देखा होगा, तो वैसे एक जैन सोसाइटी है, उसके अंदर सपना बिल्डर के पास कुछ फ्लैट्स हैं। सपना बिल्डर ने ये जो उसके फ्लैट्स हैं वो रेंट पे दे दिए, रेंट पे दिए, किसको दिए, अनंत टेक्नोलॉजीज को, जो कि एक अनंत टेक्नोलॉजीज को जो कि एक आईटी बेस्ड कंपनी है जो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड किस में है, हरियाणा में, हरियाणा में रजिस्टर्ड है जो, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जब भी आप अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो होती है, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग जो होती है, उसे रेंट पे देते हो किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर लायबिलिटी आती है गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने की। जब भी कोई रेजिडेंशियल ड्वेलिंग्स आप रेंट पे देते हो किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर जीएसटी पे करने की लायबिलिटी आती है। तो यहाँ पे जो अनंत टेक्नोलॉजीज हैं वो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है कि वो रजिस्टर्ड हैं जीएसटी में, तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो हमारे अनंत टेक्नोलॉजीज हैं उनके ऊपर जीएसटी पे करने की लायबिलिटी आएगी। सिंपल पॉइंट है। चलते हैं पार्ट बी की तरफ। Mrs. Verma Consultant, a partnership firm, registered in Delhi as a regular taxpayer, paid sponsorship services of 1,50,000 at a seminar organized by private NGO, a partnership firm in Delhi। ठीक है जी, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज का भाई पॉइंट बहुत बार आ चुका है। कोई भी पर्सन स्पॉन्सरशिप सर्विस दे किसी भी कंपनी को या पार्टनरशिप फर्म को इंक्लूडिंग एलएलपी, तो जो हमारा रिसिपिएंट होता है वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करते हैं अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। या सर्विस रिसीव किसने की है, मेसर्स वर्मा कंसल्टेंट, एक जो पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप फर्म में सर्विस रिसीव करी है, तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है हमारे मेसर्स वर्मा कंसल्टेंट ही गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेंगे। बहुत इजी पॉइंट है, बहुत बार आ चुका है, मेसर्स वर्मा कंसल्टेंट ही गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर द जीएसटी लॉ टैक्सेस ऑन टैक्सेबल सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट टू द बिजनेस एंटिटी इन इंडिया आर पेबल बाय द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज। स्टेट द एक्सेप्शन ऑफ द अबव स्टेटमेंट।
देखो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि जब भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी सर्विस देती है किसी भी बिजनेस एंटिटी को, तो उस केस में हमेशा जो हमारा रिसिपेंट होता है वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है, मतलब जो बिजनेस एंटिटी है वो जीएसटी पे करती है। ये जो स्टेटमेंट है इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस आपको बतानी है। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा थ्योरी क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट की प्रोवाइड करी हुई कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनमें हमेशा फॉरवर्ड चार्ज आता है इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट की रिसिपेंट कौन है। तो ये सर्विसेज कौन सी थी? सबसे पहली थी जो डिपार्टमेंट एंड पोस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो सर्विसेज देते हैं उन पे फॉरवर्ड चार्ज आता है। ठीक है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की या गुड ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज जो दी जाती है उन पे भी आपका फॉरवर्ड चार्ज आता है। एयरक्राफ्ट या वेसल से रिलेटेड कोई भी सर्विस दी जाती है इनसाइड या आउटसाइड द पोर्ट और एयरपोर्ट, उसमें भी आपका फॉरवर्ड चार्ज आता है। तो बेसिकली आपको वही एक्सेप्शंस मेंशन करनी थी कि इस स्टेटमेंट की एक्सेप्शन क्या है। और यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर आप रेंट पे देते हैं, अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को रेंट पे देते हैं, तब भी फॉरवर्ड चार्ज आता है, रिवर्स चार्ज नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को एक्सक्लूड करके चलेंगे। बहुत इजी पॉइंट था, सिंपल 5 नंबर का क्वेश्चन था, 4 पॉइंट आपको मेंशन करने थे, फुल मार्क्स आपके थे। नाउ विद दिस हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। देखो जो आरसीएम चैप्टर है ना, इसमें जो लिस्ट है वो बहुत बड़ी है और बच्चे ये लिस्ट जो है भूल जाते हैं। और ये लिस्ट याद कराने के लिए मैंने बनाई है आप लोगों के लिए एक मेमोरी टेक्निक जो हम लोगों ने रिवाइज करी है हमारी आरसीएम की रिवीजन वीडियो में। आरसीएम की एक रिवीजन वीडियो है जो हाफ एन आवर की है और उसमें मैंने सारे पॉइंट्स आपको याद कराए हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक मेमोरी टेक्निक बनाई है, एक स्टोरी बनाई है, फनी सी स्टोरी है, उससे आपको सारी ट्रांजेक्शन याद होंगी। अगर आपको ये जो चैप्टर है, ये जो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, इससे रिकॉल हो रहा था तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो रहा था तो प्लीज एक बार जाके वो वाली वीडियो देख लो। 30 मिनट्स की वीडियो है, आपको सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे, याद कराने की गारंटी मेरी है। ठीक है, नाउ विद दिस इस क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।